नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोशिनीवाल फ्रॉम एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता होती है या नहीं होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लॉ है वो हर एक व्यक्ति में मान के चलता है कि उसमें अनुबंध करने की कैपेसिटी है और वो अनुबंध कर सकता है, परंतु फिर भी अपन ने इसमें कैटेगराइज किया था कि माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंडेड पर्सन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो उनको वो किसी भी एक्ट के अंतर्गत यदि उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया गया है तो ऐसे 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था माइनर पर्सन, सेकंड में बताया था अनसाउंड माइंडेड पर्सन, और अब थर्ड इसके पार्ट में अपन देखेंगे कि पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वो क्या होता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि राजनियम के द्वारा कई व्यक्तियों को उनकी हायर पोजीशन, उनकी विशेष पोजीशन या उनकी लोअर पोजीशन, इनके कारण से उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड किया गया है। तो अपन केवल ये नहीं माने कि वो डिस्क्वालीफाइड है मतलब उसमें कोई कमी है। कमी होना ज़रूरी नहीं है, उसकी पोजीशन स्टेटस क्या है उसके अकॉर्डिंग भी उसे डिस्क्वालीफाइड किया गया। इसका कुल मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति की जैसे हायर पोजीशन है और उस हायर पोजीशन का फ़ायदा उठा करके यदि सामने वाले व्यक्ति को वो डिफीट कर सकता है या सामने वाले व्यक्ति के साथ में उस सही न्याय नहीं मिला उसे, तो उस कंडीशन में उसकी जो हायर स्टेटस बिलोंग करता है उस व्यक्ति को कानून ने डिस्क्वालीफाइड किया है। तो इस तरह से अपन कुछ एक एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि अनुबंध करने के ऐसे पक्षकारों को अयोग्य माना गया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनैनमी। तो इसमें अपन देखते हैं कि कोई भी विदेशी शत्रु जो होता है वो भारतीय नागरिकों के साथ में अनुबंध नहीं कर सकता है, और किसी भी भारतीय जो कोर्ट है उसमें उन पर तब तक केस नहीं किया जा सकता है जब तक कि भारत सरकार उसकी परमिशन नहीं दे देती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विदेशी शत्रु के साथ में किसी भी तरह का कोई व्यवहार करना वो वॉइड भी है और इनवैलिड भी है। तो इस प्रकार से उनके साथ में यदि कोई व्यवहार करना है तो पहले सरकार की परमिशन ली जाए और परमिशन लेने के बाद में ही व्यवहार किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। यदि ऐसे किया जाता, यदि बिना परमिशन के किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करवाया जा सकता कानूनी रूप से। सेकेंड अपन देखेंगे प्रिविलेज्ड पर्सन्स। अब इसमें आता है कि कुछ व्यक्तियों को कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त होता है, तो उनकी वो जो प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार जो उनको प्राप्त होता है तो उनके कारण से वो व्यक्ति अनुबंध करने के मतलब अपने हायर पोजीशन के कारण से वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। तो इसमें अपन देख सकते हैं जैसे राष्ट्रपति है, किसी देश का सुल्तान है, डिप्लोमेटिक पर्सन, डिप्लोमेट्स वगैरह हैं। तो इस तरह के जो पर्सन हैं चूँकि उनकी हायर पोजीशन है और वो किसी भी कोर्ट के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए माना जाता है कि इनके साथ में अनुबंध करने से पहले वो इस पर पूर्ण रूप से विचार कर ले और फिर ही ऐसे व्यक्तियों के साथ में वो अनुबंध करें। अब इसमें अपन देखते हैं कि जैसे कोई एक विदेशी सुल्तान होता है या कोई भी विदेशी व्यक्ति होता है जो कि सुल्तान है या कोई भी राजा वगैरह है, तो वो अपनी पहचान छिपा करके और वो किसी इंडियन सिविलियन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और जब वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना चाहता है तो वो अपनी पहचान बताता है कि वो स्पेसिफिक देश का सुल्तान है या राजा है। तो उस कंडीशन में उससे वो अनुबंध पूरा नहीं करवाया जा सकता, हालांकि उसके साथ में फ्रॉड किया गया है, परंतु चूंकि ये अनुबंध के लिए डिस्क्वालीफाइड है तो इसके लिए उससे अनुबंध को इंडियन कोर्ट्स में परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता है। तो ये हो गया कि प्रिविलेज्ड पर्सन्स। अब अपन थर्ड देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन्स। जैसे कि आप जानते हो कि आर्टिफिशियल पर्सन्स में जितनी भी जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, कारपोरेट्स हैं,
लोकल बॉडीज़ हैं तो वो इसमें आती है, स्थानीय निकाय वगैरह आता है। तो चूँकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करती है तो इस कंडीशन में इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का तो अधिकार है, परंतु साथ में इनके ये जुड़ा हुआ है कि जो ऑथोराइज, क्योंकि ये पर्सन्स तो है परंतु आर्टिफिशियल पर्सन है, इनका जो निर्माण हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है वो किसी एक्ट के कारण से हुआ है या किसी एक्ट के द्वारा हुआ है। तो इस तरह से उनको अनुबंध करने का अधिकार है, परंतु वो स्वयं अपने नाम से अनुबंध करती है, परंतु उसको उस अनुबंध को किसी उस स्पेसिफिक कार्य के लिए जो ऑथोराइज पर्सन है उसके द्वारा उस कार्य को पूरा किया जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया कि उस ऑथोराइज पर्सन के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो वैलिड माना जाएगा। सेकंड हो गया कि इनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और उसमें जो ऑब्जेक्ट क्लोज है तो उस क्लोज के अकॉर्डिंग उनको जो राइट्स दिए गए हैं, उसमें जो लिखा गया है कि किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, तो उनको जो ऑब्जेक्ट क्लोज में दिया गया है कार्य वो केवल उन्हीं सीमा में रह करके, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की लिमिट में रहकर ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कन्विक्ट्स। तो कन्विक्ट्स में अपन देखते हैं कि जिन्हें ऐसे अपराधी जिन्हें न्यायालय ने अपराध की सज़ा सुनाई है तो वो अपने जो कारावास काल है, जब तक वो जेल में है उस समय तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि उसकी सज़ा कम कर दी गई है तो वो सज़ा खत्म समाप्त होने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, परंतु उस सज़ा के दौरान वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो जब तक उसको सज़ा नहीं सुनाई गई है तब तक वो अनुबंध कर सकता है, परंतु जिस समय उसे सज़ा सुना दी गई है, उसका जजमेंट हो गया है, उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह से इंसॉल्वेंट पर्सन है तो उनके साथ में किया गया ठहराव भी व्यर्थ होता है। अब इसमें आता है कि जो व्यक्ति अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, उसके लिए एप्लीकेशन लगा देता है, कोर्ट उसके लिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, तो उसके बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार समाप्त हो जाता है और उसकी तरफ से जो उसका राजकीय प्रापक होता है, ऑफिशियल रिसीवर जो होता है, वो उसकी तरफ से उसकी संपत्तियों की पूरी व्यवस्था करता है। तो इस तरह से जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसको भी अनुबंध करने का अधिकार नहीं होता है और वो किसी भी फ्रॉडफुल वे से अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि कुछ पर्सन जो कि अपने हायर पोजीशन के कारण से, अपनी लोअर पोजीशन के कारण से, अपने कार्यों के कारण से, अपने स्टेटस के कारण से वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य माने गए हैं। अब अपन इसमें एक नाम आता है महिलाओं का। तो भारतीय जो जितने भी एक्ट्स हैं उनमें पुरुष और महिला में कोई तरह का भेद नहीं किया गया है, दोनों को अनुबंध करने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से दोनों महिलाएं भी अपना अनुबंध कर सकती है, चाहे किसी भी परंपरा के अनुसार उसे रोका जाए, परंतु कोई भी जो इंडियन एक्ट्स हैं तो कोई भी इंडियन एक्ट उन्हें किसी तरह का अनुबंध करने से, कोई भी व्यवहार करने से नहीं रोकते, वो अनुबंध करने के पूर्ण रूप से योग्य मानी जाती है। इवन यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई पति आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उस पत्नी को अधिकार है कि वो अपने पति की साख पर उन नेसेसिटीज़ के जो आइटम्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको वो पूरा कर सकते हैं, उनके लिए उसका पति लायबल रहेगा। तो इस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी अन्य के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसकी कोई लाइबिलिटीज अराइज होती है तो उसके लिए उसका स्त्री धन लायबल माना जाएगा। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को अनुबंध करने का अधिकार है और उनके साथ में किस तरह से अनुबंध नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको तीनों पार्ट्स में बताया। अब इसमें एक शब्द आया नेसेसरीज़।
तो अब ये नेसेसरी नेसेसिटीज़ को अपन ने देखा था कि जो माइनर के संदर्भ में अपन ने देखा था कि जो माइनर पर्सन है उसकी जो नेसेसरी नेसेसिटीज़ है तो उनको पूरा कैसे किया जाए, क्योंकि उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वॉइड माना जाता है। तो जब उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है तो क्या कोई उनके साथ में अनुबंध करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। परंतु मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्ट है वो हर तरह से माइनर की सहायता कर रहा है, उनके साथ में उनकी ढाल बन करके कार्य कर रहा है। तो इस तरह से वो शील्ड के रूप में हर एक अवसर पर उस माइनर को प्रोटेक्शन दे रहा है, ताकि उस प्रोटेक्शन के द्वारा कोई उसके साथ में गलत नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और आवश्यक आवश्यकताएं लग्जरीज नहीं हो सकती है, ऐसी आवश्यकताएं जिसको लेना उसके लिए आवश्यक है, उसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है, या अपनी प्रोफेशनल स्किल को सुधारने के लिए यदि कोई है या उसको गेन करने के लिए यदि कोई आवश्यकता है तो वो उसके लिए आवश्यकता मानी जाएगी। और जितनी भी लग्जरीज है वो आवश्यकताओं की कैटेगरी में नहीं मानी जाएगी। अब आप देखिए कि कई बार ये जो नेसेसरी नेसेसिटीज़ है तो ये अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कोई लेबर है और कोई राज परिवार है, तो उन दोनों का स्टेटस में फ़र्क है, तो उनकी जो नेसेसरी नेसेसिटीज़ हैं वो दोनों की अलग अलग हो सकती है। तो उनकी जो नेसेसरी नेसेसिटीज़ को देखा जाएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि इसका स्टेटस क्या है और इसके लिए वास्तविकता में ये चीज़ लग्जरी है या ये चीज़ इसकी आवश्यकता है। तो इसमें अपन मुख्य रूप से जैसे अपने जीवन निर्वाह करने की, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, जो भी ये आवश्यकताएं हैं इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से जो माइनर की प्रॉपर्टी है तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए यदि कोई खर्च किया जाता है तो वो आवश्यकता में माना जाएगा। इसी तरह से उनकी दवाई वगैरह के लिए यदि उनके ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो उस केस को पैरवी करने के लिए, उस केस को फाइट करने के लिए यदि कोई आवश्यकता है तो वो उसके लिए आवश्यकता माना जाएगा। डॉक्टर की फीस है, कोई त्यौहार आता है तो उसके लिए एक जो मिनिमम नेसेसरी जो आइटम्स हैं उनकी उसको आवश्यकता है तो वो उसको पूरी की हुई मानी जाएगी, वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकता में माना जाएगा। इसी तरह से जो माइनर है उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए जो भी आवश्यकता है वो इसमें माना जाएगा। अब जैसे ट्रेनिंग वगैरह के लिए कोई भी खर्च किया जाता है, जैसे कोई सपोज़ करिए कि कोई माइनर है, वो यदि कोई भी प्लेयर बनना चाहता है, किसी भी फुटबॉल का है, क्रिकेट का है, किसी का भी प्लेयर बनना चाहता है और वो इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो ट्रेनिंग ले सकता है। और ट्रेनिंग लेगा तो वो उसकी नेसेसिटी मानी जाएगी, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करने के लिए यह कार्य कर रहा है। तो वो जो उसने ट्रेनर को जो फीस दे रहा है या फीस देने का प्रॉमिस किया है तो वो ट्रेनर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से उसको ले सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये उसकी नेसेसिटीज़ में माना जाएगा। इसी तरह से कोई भी अनसाउंड माइंडेड पर्सन है तो उसको भी यदि कोई उसकी नेसेसिटीज़ पूरी करवाता है तो वो उसमें माना जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी से उसकी वसूली हो सकती है। परंतु उसके पास पहले से जो चीज़ अवेलेबल है यदि वही चीज़ वापस प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो नेसेसिटीज़ में नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से अनुबंध करने के लिए या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी किन किन पार्टीज में होती है और कौन व्यक्ति इसके लिए डिस्क्वालीफाइड होता है। थैंक यू।